you by ITEL. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लंदन डॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में अपनी सेवाएं देने के लिए लाइसेंस जल्द मिल सकता है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार 12 नवंबर को जानकारी दी है कि स्टारलिंक सिक्योरिटी से जुड़े सरकार के सभी जरूरी नियम कायदों को पूरा करने की प्रक्रिया में है। टेलीकॉम मिनिस्टर ने कहा कि ये सरकार द्वारा निर्धारित एक प्रमुख शर्त है। उन्होंने कहा कि स्टारलिंक के लाइसेंस का एप्लीकेशन आगे बढ़ चुका है। इससे पहले न्यूज वेबसाइट मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि स्टारलिंक ने दूर संचार विभाग यानी कि DOT के साथ हाल में हुई बैठकों में सरकार की शर्तों को पूरा करने पर सहमति जताई है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि स्टारलिंक ने अभी तक दूर संचार विभाग के साथ औपचारिक रूप से अपना कंप्लायंस एग्रीमेंट साझा नहीं किया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टारलिंक भारत सरकार के डेटा लोकलाइजेशन और सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करने के लिए राजी हो गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत में जल्द अपना सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू कर सकती है। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब यह है कि स्टारलिंक को भारतीय ग्राहकों की जानकारी भारत के अंदर ही स्टोर करनी होगी और जरूरत पड़ने पर इन यूजर से जुड़ी जानकारी कंपनी को भारत की सरकारी खुफिया एजेंसियों के साथ साझा करनी पड़ेगी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने के लिए इन नियमों का पालन जरूरी होता है। इसके बाद ही आवेदन करने वाली कंपनी को भारत सरकार ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट सर्विसेज यानी कि GMPCS लाइसेंस जारी करती है। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज शुरू करने के लिए ये लाइसेंस जरूरी होता है। इस लाइसेंस के मिलने के बाद ही किसी कंपनी को भारत सरकार टेस्टिंग के लिए स्पेक्ट्रम देती है। इसके बाद ही कोई कंपनी भारत में अपनी शुरुआती सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू कर सकती है। अब आपको बताते हैं कि स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस क्या है। स्टारलिंक एलन मस्क की कंपनी SpaceX द्वारा दी जाने वाली एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। आमतौर पर देश में अभी तक जितनी भी कंपनियां इंटरनेट सेवाएं देती हैं वो या तो जमीन के अंदर केबल बिछाकर या फिर मोबाइल टावरों के जरिए इंटरनेट ऑफर करती हैं, जबकि स्टारलिंक अपने ग्राहकों को इंटरनेट सेवा मुहैया कराने के लिए धरती की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के नेटवर्क का इस्तेमाल करती है। स्टारलिंक का मेन मकसद उन दूर दराज इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट देना है जहां पर ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध नहीं है, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और उन जगहों के लिए जहां टावर लगाना काफी मुश्किल होता है। स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विसेज सामान्य ब्रॉडबैंड की तरह काम नहीं करती है। इसमें मीलों लंबी केबल के भरोसे नहीं रहना पड़ता है। स्टारलिंक अंतरिक्ष से सीधे इंटरनेट सेवाएं देती है। इसकी वजह से दूर दराज के इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच जाता है। हालांकि अभी भी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं चल रही हैं, लेकिन सेवा देने वाली कंपनियां उन उपग्रहों का इस्तेमाल कर रही हैं जो पृथ्वी से बहुत दूर हैं। इस वजह से इंटरनेट की स्पीड स्लो रहती है। डेटा ट्रांसमिशन में देरी के चलते हाई स्पीड इंटरनेट मिलने में दिक्कत आती है। स्टारलिंक के उपग्रह धरती के बहुत करीब हैं, इसलिए वो तेज रफ्तार से इंटरनेट बिना देरी के मुहैया करा सकते हैं। स्टारलिंक की एक और खास बात यह है कि आप आसमान में भी हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़े रह सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रॉडबैंड कंपनी डेटा भेजने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए इंटरनेट सेवा देती है। शहरों और कस्बों में तो केबल के जरिए ही इंटरनेट पहुंचाना आसान है, लेकिन दूर दराज के इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है और महंगा भी। यहीं पर स्टारलिंक काम में आता है। स्टारलिंक ने अक्टूबर 2022 में भारत में इस लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि आगे की मंजूरी के लिए एलन मस्क की ये कंपनी इन स्पेस के साथ मिलकर काम कर रही है। इन स्पेस का पूरा नाम इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर है। ये स्पेस रेगुलेटर की तरह काम करता है, यानी अगर कोई निजी कंपनी भारत में अंतरिक्ष से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है तो इन स्पेस से परमिशन लेना जरूरी होता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि स्टारलिंक और अमेज़न की सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़े प्रोजेक्ट कुइपर को लाइसेंस देने से पहले और जानकारियां मांगी गई हैं। इन स्पेस के चेयरमैन पवन कुमार गोयनका ने मनी कंट्रोल से इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियां स्पेस रेगुलेटर द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने की प्रक्रिया में है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टारलिंक के भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लॉन्च करने में अब अगर कोई बड़ी बाधा है तो वो ये कि सरकार की तरफ से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए मूल्य निर्धारण और स्पेक्ट्रम आवंटन नियम बनना है। इसके बारे में भी सरकार की तरफ से जल्द ही दिशा निर्देश आ सकते हैं। हाल ही में समाचार एजेंसी PTI को दिए एक इंटरव्यू में दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि सरकार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जगह उसका आवंटन करेगी। सिंधिया ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करता, बल्कि ITU के दिशा निर्देशों के अनुसार आवंटन का विकल्प चुनता है। भारत ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को 2023 के अपने दूरसंचार अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत शामिल किया है। इसके लिए सरकार को स्पेक्ट्रम आवंटन की जरूरत होती है।
दूरसंचार मंत्री ने बताया था कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई इस स्पेक्ट्रम का दाम तय करेगी। इसके बाद सरकार के इस फैसले का एलन मस्क ने समर्थन किया था। बिजनेस टुडे के पत्रकार डैनी डी क्रूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की तरफ से स्पेक्ट्रम नीलामी की जगह आवंटन का फैसला अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि ITU द्वारा निर्धारित वैश्विक मानकों के अनुरूप है। वहीं इस फैसले को मुकेश अंबानी और सुनील मित्तल की अगुवाई वाली भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों जियो और भारती एयरटेल के लिए झटका माना जा रहा है। इन कंपनियों ने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी की वकालत की है। कुछ समय पहले जियो ने इस पूरे मामले में टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई को चिट्ठी भी लिखी थी। जियो का मानना है कि इस तरह के स्पेक्ट्रम को नीलामी के जरिए दिया जाना चाहिए। जियो की तरफ भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने भी स्पेक्ट्रम की नीलामी पर जोर दिया था। इन कंपनियों का तर्क है कि उन्होंने स्पेक्ट्रम को पाने के लिए काफी पैसा खर्च किया है। ऐसे में अगर स्टारलिंक या अमेजॉन की कुइपर जैसी कंपनियां भारत में अपनी सेवाएं शुरू करती हैं तो उन्हें झटका लग सकता है, जबकि सरकार की नई स्पेक्ट्रम आवंटन रणनीति स्टारलिंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपनी सैटेलाइट सेवाएं शुरू करने में काफी मदद दे सकती हैं, क्योंकि कंपनी को कम पैसा खर्च करना पड़ सकता है। स्टारलिंक के सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को लेकर खर्चा पाने के 943वें एपिसोड में भी हमने काफी डिटेल में बात की थी। जैसे स्टारलिंक की सेवाएं शुरू होने से आपको क्या फायदा होने वाला है, आपको स्टारलिंक की सेवाएं लेनी होंगी तो कैसे मिलेंगी, इस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक जरूरी सूचना, लल्लन टॉप का सालाना अड्डा लौट आया है। दिनांक 22 नवंबर से 24 नवंबर तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। रजिस्ट्रेशन के लिए lallantop.com पे दिए बैनर पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। बनिए 3 दिन के लल्लन टॉप अड्डा का हिस्सा सिर्फ 499 रुपए में। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब 3 दिनों में मिलेंगे। तारीख है 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम और मौका है लल्लन टॉप के सालाना जलसे का, यानी लल्लन टॉप अड्डे का। पर सवाल क्या है? दिलरुबा इतनी हसीन क्यों है? मम्मी कैसी हैं? ब्राउन रंग किसने लिखा और गाड़े कहाँ थे? आइए और देश और दुनिया की नामचीन हस्तियों से मिलिए, उनसे अपने हिस्से के सवाल पूछिए और कहकहों में और ज्ञान की रोशनी में सराबोर हो जाइए, क्योंकि ये है लल्लन टॉप का सालाना अड्डा। और इस अड्डे का हिस्सा बनने के लिए आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन thelallantop.com पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर। 499 रुपये मात्र में 3 दिनों का पास आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा और फिर होगी भरपूर मौज, क्योंकि नाम है हमारा लल्लन टॉप।